नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होगा और उसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव रथ अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मोदी जी का इफेक्ट क्या रहा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रभाव था मोदी जी का 2019 में, वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। कई सीट ऐसी है जहां वो हारते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो सीटें गंवाती दिखाई दे रही है। जिसमें हम बात करें हिंदुत्व के मुद्दे की, तो वो मुद्दा इस समय कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने सारे दांव अपने चल दिए हैं। टीवी के राम को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया मेरठ में, और मैं आपको बताऊं कि टीवी के राम भी चुनाव हार रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है और क्या कहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो अभी हम लोग समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं पूर्वांचल की ओर। पूर्वांचल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोगों के साथ में रामानंद राय जी हैं। रामानंद राय जी बनारस से लेकर के और पूर्वांचल की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एक बार फिर रुख करते हैं रामानंद जी का। रामानंद जी, आपका बहुत स्वागत है। तो क्या आप महसूस कर रहे हैं नमस्कार, पूर्वांचल की नमस्कार जो विवेक स्थिति जी। है, पूर्वांचल की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है, इस पे थोड़ा आप कुछ प्रकाश डालेंगे? पहले तो आपको नमस्कार विवेक जी और बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस बात पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा चुनाव एक तो मुद्दा विहीन चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो दूसरी बात जो समझ में आ रही है, जो पश्चिम अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये जो शुरुआत पश्चिम से हुई है, वो अवध होते हुए पूरब तक जो पहुँच रही है, पूर्वांचल तक, तो दूसरी बात भी तय हो जाती है कि ये जो तमाम मोदी इफेक्ट की जो बातें चल रही हैं कि बड़ा मोदी इफेक्ट है, मोदी जी आएँगे तो कोई भी चुनाव जिता देंगे। पहले जो बात होती थी कि मोदी के नाम से कोई भी जीत जाएगा, तो यह भी लगभग खत्म होते हुए दिख रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पूर्वांचल। पूर्वांचल मोदी 2014 में बनारस चुनाव इसलिए लड़ने गए थे कि पूर्वांचल सहित बिहार के सीटों को इफेक्ट कर सकें। और उसका प्रभाव कुछ न कुछ 14 में तो पड़ा ही था। 19 में धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ और 19 का चुनाव ये केवल और केवल पुलवामा के दम पर लेके गए। 24 में एकदम से यह उतर गया है। आप बिल्कुल बनारस जहां से मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के आसपास की आप सीटें जितने भी सीटें हैं, आप देखिए लगभग हर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से फंसी हुई है। सबसे बनारस के सबसे नजदीक वाली जो सीट है, जो सबसे कम दूरी पर है, वो सीट है जौनपुर। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक आयातित कैंडिडेट दिया है कृपाशंकर सिंह को। कृपाशंकर सिंह के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला। कुछ आप कह रहे हैं विवेक जी? आप कुछ कह ना रहे हो तो मैं कंटिन्यू करूं? सॉरी, तो मेरी तरफ से चूक था। आपको हाँ, मैं ये कह रहा था कृपा शंकर सिंह भी जौनपुर के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक सक्रिय थे और महाराष्ट्र जी सरकार में बिल्कुल। गृह मंत्री रहे हैं और वहां से आकर के वो जौनपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने उनको आयातित कहा। आयातित इसलिए कि जौनपुर में केवल उनका एक जन्म का ही नाता है, वो पूरी उनकी राजनीति महाराष्ट्र और मुंबई की रही है और जौनपुर वाले अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ये बात है कि वहां पर एक पुराने राजनीतिज्ञ इनके सामने खड़े हो गए। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला हैं, जिनको काफी जन समर्थन वहां पर मिल रहा। उस पर से अब धनंजय सिंह पहले जेल में थे। ये कहा जाता है ना कि विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो पहले तो धनंजय सिंह को जेल में डाला उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुराने मुकदमे को लेकर के, जिसका कि काफी वहां पर विरोध हुआ। ऊपर से अब उनको जमानत भी मिल गई है। तो जौनपुर की सीट पूरी तरह से फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, यहाँ मैं रोकूंगा रामानंद जी। शायद शशि कला जो है धनंजय सिंह की पत्नी
वो जिला पंचायत की वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं जौनपुर जी, के ही शायद। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं वो। और धनंजय सिंह पहले वहाँ से सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, तो उनका राजनीतिक पकड़ पूरे जौनपुर में अच्छा खासा है। उसके बाद उसकी बगल की सीट है आजमगढ़। आजमगढ़ में पहले जौनपुर को ही खूब अच्छे से समाजवादी एक बार जौनपुर पे ही अच्छे से समझ लेते हैं। धनंजय जी, सिंह बसपा से वहां प्रत्याशी हैं, भारतीय जी। जनता पार्टी की कृपा शंकर सिंह हैं, और समाजवादी पार्टी समाजवादी में पार्टी जी समाजवादी पार्टी से वहां पर प्रत्याशी हैं, पहले बाबू बसपा में रहे और उनका नाम बाबूलाल मौर्य, बाबू बाबूलाल बाबू कुशवाहा, सॉरी, कुशवाहा, बाबूलाल कुशवाहा। बाबूलाल कुशवाहा। काफी वो भी एनएचआरएम घोटाले एक में ये एनएचएम घोटाले में बड़े चर्चा का विषय रहे हैं बाबूलाल जी, एनएचएम घोटाले में काफी बड़ा नाम चर्चा में रहा उनका, बाबूराम कुशवाहा का। तो वो काफी चर्चा में रहे। तो तीनों काफी मजबूत कैंडिडेट हैं और कृपा शंकर सिंह आज की डेट में फिलहाल नंबर 3 पर हैं। लड़ाई अब बाबूराम कुशवाहा और श्रीकला के बीच आके फंस गई है और कृपा शंकर सिंह 3 नंबर के कैंडिडेट होंगे, तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं जौनपुर में। ये आप अब बड़ी आते बात हैं बोल रहे हम हैं। आजमगढ़। बीजेपी तीसरे नंबर जी, में पहुंच बिल्कुल गई। बड़ी बात है। ऐसी एक सीट और मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग बात कर रहे थे पिछली बार और अभी जो सूचनाएं आ रही हैं, फतेहपुर सीकरी भी एक ऐसी सीट है जिसमें जी, कांग्रेस जी, जी, जी। और कांग्रेस और और बीएसपी में सीधी टक्कर है वहां। बीएसपी के बीच टक्कर है वहां पर, बस वहां पर भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी चली गई है। मैं बात कर रहा हूं मोदी इफेक्ट का, जहां से बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी, उनके आसपास की सीटों पर क्या इफेक्ट है। तो उसके बाद एक सीट बनारस से ही सटी हुई दूसरी सीट है गाजीपुर। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी हैं और भारतीय जनता पार्टी से एक राय साहब हैं जो मनोज सिन्हा के खजांची माने जाते थे पहले, जो मनोज सिन्हा के चुनाव प्रबंधन देखते रहे थे, खास करके जो उनके पैसे रुपए का लेन देन उनके चुनाव में जो कुछ भी होता था। तो ये पूरे गाजीपुर में ये चर्चा है कि मनोज सिन्हा जी ने अपने चूंकि गाजीपुर की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का डोर उनके हाथों में रहे, इसलिए उन्होंने अपने सिपहसालार को वहां पर टिकट दिलवाया है। और चूंकि मनोज सिन्हा पिछली बार चुनाव खुद नहीं जीत पाए अफजाल अंसारी के सामने, तो दूसरी ये बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी से एक ठाकुर कैंडिडेट को वहां पर टिकट मिल गया है। तो जाहिर दूसरी ये बात है कि गाजीपुर का जो राजनीतिक परिदृश्य है, वहां पर सवर्ण जातियों में भी भूमिहार और ठाकुर आपस में दोनों की नहीं पड़ती है। ये बहुत पुराना इतिहास है राजनीति का। वहां पर अगर भूमिहार एक तरफ जाएगा तो ठाकुर दूसरी तरफ जाता है, ठाकुर दूसरी तरफ जाएगा तो भूमिहार तीसरी तरफ जाता है। ये एक पुरानी परिपाटी वहां पर चलती रही है। तो वो सीट तो लगभग समाजवादी पार्टी के लिए क्लियर है। और उसके बाद एक आते हैं बनारस से सटी हुई सीट है चंदौली। चंदौली में बड़ा कमाल का समीकरण बन गया है। पिछली बार वहां से भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र नाथ पांडे जी, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, वो चुनाव जीते थे और लगभग वोटों का अंदर समाजवादी पार्टी और उनके बीच में था, वो बहुत छोटा सा था, 6,500 के आसपास का। इतने ही वोट से वो जीत के आए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी की वजह से ये सीट और ज्यादा फंस गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने चंदौली की सीट को उन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया है आनंद रत्न मौर्य को। आनंद रत्न मौर्य भाजपा के वहीं से, उसी चंदौली से 2 बार सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से 2 बार लगातार सांसद रहे हैं। तो उनका अपना एक व्यक्तिगत संबंध भी है वहां पर चंदौली में। 2 बार जो सांसद रहता है उसके अपने व्यक्तिगत संबंध डेवलप हो जाते हैं। दूसरा, वो मौर्य बिरादरी से हैं। मौर्य अच्छी खासी संख्या में चंदौली में है। तो और समाजवादी पार्टी ने बीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है वहां पर, जो ठाकुर हैं। तो चंदौली में ठाकुरों की संख्या काफी अच्छी खासी है। तो ये दोनों वोट ठाकुरों के मतलब भारतीय जनता पार्टी के कुछ ठाकुर और मौर्य दोनों अगर कट गए
6,500 का अंतर था पिछली बार केवल। और अगर आनंद रत्न मालवीय थोड़े भी अगर वोट काट के लेके जाते हैं तो यह अपने आप में ये अंतर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये यहाँ मैं 3 आपको सीटें यहाँ मैं रोकूंगा रामानंद जी। मतलब जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विजय रूपाला के बयान के बाद छत्रियों में एक आक्रोश है और बहिष्कार, तो क्या पूर्वांचल में आप कुछ देख रहे हैं कि छत्रियों में बहिष्कार जैसा कुछ है, या बीजेपी के खिलाफत का आंदोलन कोई इस तरह का चल रहा है? हम्म। जी कहिए, सुन रहा हूं मैं। हाँ, मैं पूछ रहा था कि जिस तरह विजय रूपाला के बयान के बाद इस देश में एक ट्रेंड चालू हुआ और भाजपा की खिलाफत में क्षत्रिय लामबंद होना चालू हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से देखा गया, क्या पूर्वांचल में इस तरह का कुछ आप देख रहे हैं? पूर्वांचल में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर जो क्षत्रिय हैं, चाहे पूरे देश में जैसे है, खास करके उत्तर प्रदेश में योगी को अपने आप क्षत्रिय एक बड़ा नेता मानते हैं। तो वो असर पूर्वांचल में बहुत ज्यादा क्षत्रियों में देखने को नहीं मिल रहा, मुझे जो दिख रहा। क्योंकि इधर वो ऐसे जैसे पश्चिम में तमाम सभाएं हुई उनकी, पंचायतें हुई उनकी, उससे एक लेकिन माहौल बना। लेकिन रामानंद जी, पूर्वांचल, पश्चिम में जो पंचायतें हुई उसमें भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि योगी जी तो हमारे नेता हैं, विधानसभा का जब चुनाव हाँ हाँ, आएगा हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी का समर्थन ल, करेंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम मोदी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी विवेक भाई, दरअसल दरअसल क्या है, क्या मैं है, मैं यही यही बोलने बोलने जा जा रहा रहा था था कि कि वैसे वैसे पंचायतें तो नहीं हुई हैं, लेकिन यह बात जरूर पहुंची है कि ठाकुरों में यह बात चर्चा का विषय है कि चुनाव के बाद शायद योगी को ये जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, तमाम मुख्यमंत्रियों को जैसे हटाया है, तो वैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद योगी जी को भी हटा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश से। यह चर्चा का विषय है, और यह कितना प्रभाव डालता है ये चुनाव के वक्त ही थोड़ा पता चलेगा। लेकिन चर्चा तो है, और चर्चा है जहां धुआं है, आग तो होगी होगी। तो चर्चा है, और चर्चा का कितना असर होता है यह फिर हम फिलहाल अभी जैसा कि ये अभी क्षत्रिय आंदोलन जो चल रहा है, ये बार बार ये बोल रहे हैं कि हर चरण के हिसाब से हम अपना रणनीति बनाएंगे। तो हो सकता है कि पूर्वांचल के चुनाव जब होने शुरू हो तो उधर भी उनकी सभाएं शुरू हो जाएं। जी। तो दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ रामानंद जी, जो अभी स्तर घटा है खासतौर से चुनावी भाषा को लेकर के, मतलब एक प्रधानी लेवल का चुनाव, जो प्रधानी में भी जो प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं वो भी कुछ गरिमा और मर्यादा रखते हैं। प्रधानमंत्री के पद से इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है कि जिसमें देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की कभी अध्यक्ष रही, और इस समय कांग्रेस की एक सर्वमान्य नेता हैं सोनिया गांधी, के लिए तू तड़ाक जैसी भाषा का प्रयोग करना, और एक झूठ प्रयोग करना, एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना, जिसमें कहा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि अगर वो आएंगे तो महिलाओं की मंगलसूत्र छीन लेंगे, माताओं बहनों के। और तीसरा बयान उनका ये है कि जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देगा, ऐसा तय हुआ है। ये सारा प्रोपोगंडा प्रधानमंत्री के स्टेज से, उनके मुंह से हो रहा है, और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इससे पहले कभी आपको लगता है कि इतना स्तर प्रधानी के भी चुनाव में कहीं आपने गिरा हुआ देखा हो? विवेक भाई, 2013 से मैं ये बात कर रहा हूँ, 2013 से ही ये सारी चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तब मैं ये बोलता था कि मोदी प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं ही नहीं। वो एक स्टेट के नेता तक ही सीमित हैं, और वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हैं। वो अभी भी भूल जाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। वो बार बार भूल जाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। जब वो बोलते हैं तो कभी भी, मैं अभी भी ये लिख के बोलता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे मित्र हैं या जो भी नेता हैं, कोई भी एक मोदी जी का स्टेट्समैन के रूप में अगर कोई भी भाषण हो तो मुझे दिखा दे, बता दे। मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कभी बोला ही नहीं। जब भी बोलते हैं वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में ही बात करते हैं, और उसी रूप में बार बार वो बोलते रहे हैं। और चूंकि एक नई भाजपा है, पुरानी वाली भाजपा जो अटल जी के समय की भाजपा थी, वो थोड़ी संस्कार और भाषा पर हमेशा वो काम करते थे, और भाषा पर उनका अच्छा, काफी अच्छा यहाँ मैं नियंत्रण था। आपको 1 मिनट और रोकूंगा कि आपने जो अटल जी का नाम लिया, तो मैं बड़ा स्तब्ध था कि जब
2 दिन पहले या अभी 1-2 दिन में ही मैंने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में 3 दशकों से अस्थिर और लाचार सरकार है। मतलब अटल जी की सरकार भी 6 साल, 6.5 साल चली, तो उसको भी उन्होंने उसमें गिन लिया कि अस्थिर और लाचार सरकार अटल जी को, मतलब वो बता आप रहे हैं, तो इसका मतलब अपना महिमामंडल आप इतना तेज दरअसल है क्या? जी। दरअसल विवेक भाई, मोदी जी के कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है इस मामले में। हमारे यहाँ एक वाक्य बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रचलित है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। मतलब केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। यह मोदी यह मोदी जी के लिए बड़ा फिट बैठता है। और अपोजिशन में ही नहीं, ये अपनी भी पार्टी में ये मानते हैं कि मैं ही हूं, मेरे से ना मुझसे पहले कोई हुआ है, ना मेरे कोई बाद होगा। मैं हूं तब तो कोई है ही नहीं, और मेरे बाद में भी न हो। इसलिए मुझे जो लगता है कि मोदी जाते जाते पूरी भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके जाएंगे। खत्म कर ही दिया है, आज की भी डेट में भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, केवल मोदी हैं और अमित शाह हैं, दो ही लोग हैं। तो पहले को वो कुछ मानते नहीं, और वो जाते जाते कि आगे भी कोई मोदी ना बने, मोदी के स्तर का कोई नेता ना हो पाए भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए वो जाते जाते भारतीय जनता खत्म करके जाएंगे। और ये तय बात है कि अगर चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 200 से 225 के सीट के बीच, जैसा कि मेरा अनुमान है कि रह जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट निश्चित है। जी। तो अपने दर्शकों से एक बार फिर मैं कहूंगा कि इस तरह की चर्चा, इस तरह की जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसमें कोई सुझाव हो तो कमेंट भी करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर और कमेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। यही आपसे हेल्प चाहिए, ये आपसे मदद चाहिए। हम लोग सीमित संसाधनों में अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, आपके लिए तरह तरह की खबरें जुटाते रहते हैं। रामानंद राय जी पूर्वांचल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, और पूर्वांचल नहीं, पूरे देश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो रामानंद जी, मैं इसके आगे आपसे एक सवाल और करूंगा कि अब आप कितना नुकसान देख रहे हैं, खासतौर से अभी हम लोग केवल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अब दूसरे प्रदेश पे भी जाएंगे, पश्चिम पश्चिम बंगाल की बात जी करेंगे, जी। गुजरात की, राजस्थान, मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग केवल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ओवरऑल आपको क्या लगता है, कितना कितना नुकसान या कितना फायदा आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए, उनके दावे पूर्वांचल पे की ये सीटों की जो हम जीत रहे हैं। अभी जी। अभी हमने शुरुआती चर्चा में 3-4 सीटों की बात करी थी। मैं पूर्वांचल की ही कुछ सीटों की भी और चर्चा कर लूं कि आजमगढ़ बुरी तरह से बीजेपी फंसी हुई है। घोसी की सीट बुरी तरह से बीजेपी फंसी हुई है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर का हारना तय है। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ का हारना तय है। बलिया की सीट फंसी हुई है, बुरी तरह से फंसी हुई है बलिया की सीट। वहां पर नीरज शेखर और पांडे जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके बीच काफी कड़ी टक्कर है। उसमें 50-50 चांसेज हैं दोनों के। इसी तरह भदोही की सीट फंसी हुई है। भदोही में टीएमसी को, गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने वो टीएमसी को दे रखा है वो सीट, और वहां से कमलापति त्रिपाठी के पोते जो हैं वो चुनाव वहां से लड़ रहे और सुन रहे हैं हैं, काफी और वहां पर मजबूत ब्राह्मणों स्थिति की में है, संख्या टीएमसी बहुत भी जी टीएमसी जी भी बहुत। अपना खाता हाँ खोल सकती है। ऐसा पहली बार होगा कि टीएमसी उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोलने जा रही है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। हाँ, संभावनाएं बिल्कुल बन रही हैं। तो आप ये समझिए, सबसे बड़ी जो बात है, ये खबर है कि मोदी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यतः बनारस से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बनारस की चारों तरफ की सारी एक भी सीट क्लियर नहीं है कि हम बोल दें कि यह सीट एकदम साफ है और निकल रही है। तो ये मोदी जी क्या प्रभाव है, और चुनाव के बाद इस पर हम विश्लेषण करेंगे और ये बात समझ में आएगी। तो ये मोदी फैक्टर तो देखिए अब है नहीं। और आप एक चीज बहुत ध्यान दीजिए कि 2014-2019 में जो लगातार ऐसे मोदी 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 हर जगह सुनाई देता था, सभाओं में, चाहे नुक्कड़ों में, चाहे हम लोग नहीं सड़कों पर नहीं, निकलते थे, आप कनॉट प्लेस। रामानंद, एक चीज ये है कि मोदी जी की सभाओं में ये आवाज तो सुनाई देती है, मोदी मोदी, लेकिन ये नहीं दिखाई देता है। तो पीछे से कहीं पीछे बैकग्राउंड से कोई साउंड चलाया जाता है, मोदी मोदी, और सामने पब्लिक पंखा जल रही होती है। कई नहीं नहीं, वीडियोज इस वो तरह तो के कुछ हैं उनके लोग, जो हम वो लोगों ने लोग देखे हैं। चलवाया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये बात यही कह रहा था कि वो चलवाया जाता है। जो पहले खुद चलता था, एक साधारण लड़के और तमाम तरह सिंपल लोग भी खड़े होकर मोदी मोदी करने लगते थे, वो दरअसल इस बार बिल्कुल ही गायब है।
सिरे से गायब है। दूसरी ये बात है कि अब एक और मजेदार बात है। मजेदार बात यह है कि 2014 2019 या पिछले 1-1.5 साल पहले तक आप बहुत ध्यान से देखिए कि मुद्दे भारतीय जनता पार्टी सेट करती थी, बाकी पार्टियां उस पर रिएक्ट करती थी। और पिछले गुजरात चुनाव से चीजें बहुत बदली हैं। पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि मुद्दे आम आदमी पार्टी ने सेट किए और उस पर भारतीय जनता पार्टी को रिएक्ट करना पड़ा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्कूल जाके दिखाने लगे थे कि भाई देखो जी हमने भी स्कूल बनाए हैं, देखो हमने भी हॉस्पिटल बनाए हैं। चाहे वो ये नकली स्कूल थे, मतलब 24 घंटे के लिए बनाए गए और उसके बाद स्कूल डिस्पोज कर दिए गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिखाना पड़ा। आप ये समझिए कि खेल, पूरी राजनीति का खेल ही परसेप्शन का खेल है। तो अगर परसेप्शन ये बनता है कि मुद्दा अगर दूसरा कोई सेट कर रहा, और फिलहाल पिछले 1-2 महीने से मैं ये देख रहा हूं कि मुद्दे विपक्ष सेट कर रहा है और उस पे भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है। चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, आरक्षण खत्म कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी सफाई दे रही है कि नहीं नहीं हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, ये कोई नहीं खत्म कर सकता। फिर ये चाहे वो संविधान खत्म करने की बात हो तो वो बार बार उनको सफाई देना पड़ रहा है कि नहीं नहीं जी संविधान कैसे खत्म हो जाएगा, हम ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो अब वो रिएक्ट कर रहे हैं, पहले वो मुद्दे सेट करते थे, अब आज विपक्ष मुद्दे सेट कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, आप बता दीजिए कोई मुद्दा, लगातार सर्वे बता रहे हैं कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता, इसलिए मोदी जी अब पूरी तरह से जो उनकी भाषा लगातार गिरती जा रही है, जो वो सीधे मंगलसूत्र से लेकर के फिर पाकिस्तान की भी कल परसों एंट्री हो गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसलिए हो रही हैं कि उनके पास कोई उनका अपना मुद्दा कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अपने घिसे पिटे मुद्दे पर वो वापस आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे बचे नहीं हैं। उनका जो बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, वो उसकी हवा निकल चुकी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर लोग बात करने को राजी नहीं है। लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा जो समझ आ रहा है इस चुनाव में, जिस पे लोग चर्चा करना चाहते हैं, वो है बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के भारतीय जी जनता पार्टी के पास कहने को कुछ है नहीं। और इस तरह से जो इस राजनीति का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मुद्दा विहीन राजनीति होती है किसी दल की, तो उसका स्तर यही होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।